हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी भाइयों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि और खुश भी होगा तुम लोग कि चैप्टर 6 इतना जल्दी कंप्लीट भी हो गया। तो जितना दिन चैप्टर 6 को कंप्लीट करने में लगा हो सकता है उतना दिन अपने को चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल करने में लग जाए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को मिला के। तो कुल मिला के अब हम लोगों का वही प्रथा है, वही चलेगा। अब हम लोग को क्या शुरू करना है, न्यूमेरिकल शुरू करना है, और न्यूमेरिकल भी हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। और फिर से हम बताते हैं, हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पहले खुद ट्राई किया करो, नहीं आता तब वीडियो पे आया करो। क्योंकि न्यूमेरिकल जब खुद करेंगे तो ही सीखेंगे, वीडियो से तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा सीखना, क्योंकि करना पड़ेगा, वीडियो भी देख रहे तो करना पड़ेगा तो ही सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देवी और सज्जनों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। तो थोड़ा पहला क्वेश्चन निकाल लें हम, थोड़ा समय तो हमको टन 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 टाइप का। तो ये सब क्वेश्चन मतलब हम बता ही देंगे, ओरली बता देंगे, समझ आएगा शायद, बहुत मुश्किल नहीं है। तो कह रहा है कि कंसिडर एक्सपेरिमेंट 6.2a। तो यहाँ पे हम बताते हैं 6.2a एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो जो फराडे का एक्सपेरिमेंट था ना, 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे फराडे वाला, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 6.2 है। तो कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मतलब हम लोग देख रहे थे जब रिलेटिव मोशन करा रहे थे, या फिर सिंपल ऐसा कह लें कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था किसी एक कॉइल में, मतलब जो कॉइल हम लोग बनाए थे जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, ये हो रहा था। तो कह रहा है कि अगर लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो अभी आंसर नहीं देखना, अभी सोचना है कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब क्या बोल रहा है, करंट ज़्यादा होना चाहिए सर्किट में। अगर कॉइल में करंट ज़्यादा होना चाहिए तो मतलब जो करंट है अपना किस पे डिपेंड कर रहा था, मैग्नेटिक। ऐसे सोचना है तुम लोग को भी, सोचना है, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना है। और आंसर से जो मैच करे हम बात कर रहे हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना लॉजिक ठीक होना चाहिए। तो क्या हो गया, हम क्या बता रहे हैं कि अगर सर्किट में करंट ज़्यादा चाहिए मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे थे जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, या करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। तो जितना ज़्यादा हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फ्लक्स का चेंज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। अब फ्लक्स का चेंज कैसे देखने को मिलेगा अपने को ज़्यादा, तो फ्लक्स का चेंज मतलब फ्लक्स का क्वांटिटी ज़्यादा होना पड़ेगा। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वो कैसे होगा, तो जो भी हम लोग 6.2a वाला था उसमें एक बैटरी कनेक्ट किए थे, मतलब 2-3 एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक तो रिलेटिव मोशन था, एक था एक बैटरी से, मतलब जो जिस कॉइल में अपने को गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस वगैरह, उसके बगल में भी एक और कॉइल रखे थे। उस कॉइल को हम लोग करंट सप्लाई कर रहे थे, वेरिंग करंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से करंट आ रहा था। तो अगर वो जो बैटरी हम लोग लगाए तो उस बैटरी का पोटेंशियल अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उस सर्किट में करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग को फ्लक्स ज़्यादा मिल जाएगा तो हम लोग को करंट भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंट 6.2a है उसमें हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, जो जिस कॉइल के वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस हो रहा है उस कॉइल में हम लोग को बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या सिंपल ऐसा कह दें हम लोग कि जो फ्लक्स का चेंज अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे किसी भी तरीके से, तो हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो एक बात तो ये हो गया। अब कह रहा है कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर नहीं है फिर भी हमको पता करना है कि उसमें करंट है, तो क्या कर लेंगे, छू के पता कर लेंगे। करंट लग गया तो करंट है, नहीं लगा तो नहीं है करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नहीं है तो उसको जीभ लगा के देखेंगे, अगर मज़ा आ गया तो है करंट, नहीं मज़ा आया तो करंट नहीं है। ये सब मजाक की बात है। अगर हमको पता करना है बिना गैल्वेनोमीटर का कि करंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक बल्ब लगा देंगे छोटा सा। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब करंट है, ग्लो नहीं करेगा मतलब करंट नहीं है, सिंपल पता चल गया। तो ये दोनों बातें हो गई। अब हम आते हैं 6.2 पे। क्या रहा है, क्या स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इतना। स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस इतना है, वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन में रख दिया उसको। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं तो हम लोग को दिखाई दे, हाँ दिख रहा होगा। अब हम अपना कॉपी भी निकाल लें, इस पर बनाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि पहले डायरेक्शन बना देते हैं, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है ना। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप को रखा गया है, रेजिस्टेंस इतना है, वर्टिकली मतलब ईस्ट वेस्ट प्लेन पे रखा गया है, इस तरीके से कुछ रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कितने का है, 0.10 टेस्ला इस सेटअप नॉर्थ डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज भी कर जा रहा है इतने टाइम में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना और करंट निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट निकालना अपने को। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ पे,
45 डिग्री, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये एरिया वेक्टर है। तो बी और ए के बीच में जो थीटा है वो कितना हो गया 45 डिग्री, इतना पता चल गया। आपने वो क्या क्या दे रखा है, एरिया अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर दिया हुआ अपने को कितना 0.5 ओम, बी दिया हुआ अपने को कितना 0.1 टेस्ला, और कुछ टाइम दिया हुआ है जिसमें चेंज आ रहा है वो है 0.7 सेकेंड। ये सब कुछ अपने को दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ईएमएफ निकालने जाएं तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स टू द टाइम ओवर टाइम, चेंज ऑफ फ्लक्स ओवर टाइम। चेंज ऑफ फ्लक्स कहने का मतलब क्या, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, ये तो होगा अपॉन में टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ अपने को, टाइम कितना दिया हुआ 0.7, तो क्या 0.7 फ्लक्स फाइनल, मतलब अगर हम फ्लक्स बोले तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा माइनस बी ए कॉस थीटा, दोनों बार यही होगा अपॉन में 0.7। तो जो स्टार्टिंग का फ्लक्स का उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो उसका हम क्या ले लेंगे 0, क्योंकि स्टार्टिंग का फ्लक्स हमेशा मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना अपने पास, बी का वैल्यू है 0.1। ए कहने का मतलब कितना है अपने पास 0.1, तो मतलब 10⁻⁻² कर दे क्या, 10⁻⁻² हो जाएगा ए का वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा कहने का मतलब कॉस 45 डिग्री, यही तो होगा। अब सारा वैल्यू अगर रखा जाए तो इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा 10⁻⁻3 कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, और साथ में अपने पास टाइम 0.7 मतलब 7, और ऊपर चला जाएगा 10, तो कुल मिला के आ जाएगा 10⁻⁻2 7√3। अब रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी किसका रहेगा, तुम लोग का। अब यहाँ सवाल होना चाहिए ईएमएफ तो होता है माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी, लेकिन हम माइनस नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे बोला था केवल क्या निकालना है अपने को, मैग्नीट्यूड, इसलिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग माइनस नहीं लिए। अब करंट निकालना, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई अपॉन में आर, तो ई अपने पास जो भी आएगा सॉल्व तुम लोगों का करने का जिम्मेदारी, क्योंकि पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो सॉल्व तुम लोगों को करना। वैसे तो हम चाहते हैं देखो ही मत वीडियो, क्योंकि खुद से ट्राई करो। ई आ गया, आर दे रखा है तो आई भी निकल आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये 6.2 वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, और हम न्यूमेरिकल कोशिश करते हैं कुछ इसी तरीके से बताएं जो हवा टाइप हो। हवा टाइप कहने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा कुछ समझ ही नहीं आएगा, आएगा समझ, लेकिन कुछ अपने तरफ से कोशिश एफर्ट डालना पड़ेगा तो ही समझ आने वाला है। अब हम लोग करते हैं 6.3, बीच बीच में तुम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक का एंजॉय लेते रहो, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि गाड़ी घोड़ा चल रहा है, घोड़ा तो नहीं, गाड़ी तो चल ही रहा है। अब आज जो देख लो 6.3 कह रहा सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न है, मतलब एन दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, मज़ा आ रहा ना बीच बीच में बैकग्राउंड का, फिर रेजिस्टेंस दे दिया, प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक, मतलब उसको परपेंडिकुलर रखा गया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक, अब कह रहा है कि इट इज़ रोटेटेड अपॉन अ वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। अच्छा, तो फिगर बनाते, चलो फिगर बना के समझा जाए, थोड़ा सा दिख तो नहीं रहा होगा, वो यहाँ बना देते हैं फिगर। एक सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल ये हो गया, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, 500 टन, तो एन पता चल गया अपने को, रेजिस्टेंस पता चल गया, प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको रखे हम लोग इस तरीके से हैं कि इसका जो प्लेन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करें, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बना रहा, परपेंडिकुलर एंगल पे रखा गया। अब क्या रेट इज रोटेटेड अबाउट इस वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर मतलब ये, इसको रोटेट कर दे रहे कितना डिग्री से 180 डिग्री से रोटेट कर दे रहे, मतलब स्टार्टिंग का एंगल हम मान लेंगे 0 डिग्री, और कितना फाइनल पहुंच जा रहा है 180 डिग्री पे, और कितने देर में ये काम कर दिया जा रहा है 0.2। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। तो एक बार हम ऊपर कर लेते हैं बुक को ताकि सारा डेटा लिख सकें और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ है नहीं, जो हम लोग किए थे वही होगा, 6.3 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, फिर से क्या निकालना अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डेल फाई अपॉन डेल टी। ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी तो कुछ था, टी कितना था देख ले 0.25 का। फाइनल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बी ए कॉस कितना उससे घुमा दिया हम लोग 180 डिग्री से, कितने स्टार्टिंग पे था, तो स्टार्टिंग में कितना ले लेंगे 0 डिग्री, और टाइम कितना अपने पास 0.25। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए अपॉन में 0.25।
कुल मिला के कितना आ जाएगा -2BA अपन में 0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। अब वैल्यू तुम लोग रखेगा, b का वैल्यू दिया, और एक और बात यहाँ पे n भी है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो n का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ n का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब n का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कुछ आंसर निकल के आ जाएगा, और वो आंसर जो भी आएगा वो तुम लोग जानो, हमको नहीं पता। अब करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला E/R, E हम लोग निकाल लिए, R दिया हुआ था, R कितना दिया था 2 ओम दिया हुआ था, E निकाल लिए, वैल्यू पुट के यहाँ पे भी आंसर। कुछ है क्या लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है? कुछ भी बहुत टफ नहीं है, सब सिंपल। अगर करना जानते हैं, सॉल्व करना आता है तो बहुत सिंपल है सब। उम्मीद करेंगे समझ आ रहा होगा। आगे अब हम लोग चले 6.4 पे। उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पे 6.4 वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो ये है अपने पास, और कह रहा है कि ये कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको हम लोग मूव कराते हैं, और बताना क्या है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ का इस्तेमाल करके अपने को बताना है कि इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, उस करंट का डायरेक्शन अपने को बताना है। ठीक है, तो इसको हम फिगर को ऊपर करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम लोग, मतलब अपने सॉल्यूशन पे। फिगर यहाँ पे हम बना देते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। हमको दिख रहा है बुक, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है बुक। तो ये है अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जल्दी 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 बन जा भाई, जल्दी बन जा जल्दी। और क्रॉस का मतलब क्या है, डायरेक्शन इसका इनवर्ड। अब इतना तो पता ही चल गया होगा, कुछ आता जाता हो ना, लेकिन इतना तो पता ही चल गया होगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इस वाले रेक्टेंगुलर लूप को अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब पहला वाला। अब हम पहले वाले को सॉल्व करें। देखो, हम लोग जो डायरेक्शन निकालेंगे करंट का, वो निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल से, क्योंकि इससे सिंपल रहेगा। और अपने को क्या करना, आंसर से मतलब होना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल कहने का मतलब क्या, ये राइट हैंड है, राइट हैंड का पाम हो गया, पाम पंडित जी को दिखाएंगे, पता चलेगा हथेली में क्या लिखा है, कुछ बनना वनना है कि नहीं, वही है राइट हैंड पाम रूल। ये नहीं है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये है कि अपना राइट हैंड है, ये जो अपने पास पाम है, ये पाम अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ये अपने को फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ये अपने को करंट का डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से देखेंगे तो राइट हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ है, इस तरीके से रखना पड़ेगा। ये जो है ये करंट का डायरेक्शन बताएगा, फिंगर्स जो है करंट का डायरेक्शन बताएगा, थंब जो है फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो अब देखो, जब कभी भी हमको क्या बताना है, इसको जब हम अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, इसके फ्लक्स में इंक्रीज़ होगा, फ्लक्स में इंक्रीज़ होगा मतलब इसमें करंट आएगा। करंट अगर आएगा तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये हो जाना चाहिए। मतलब इसको जब हम अंदर लेके आ रहे हैं तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपोज करना चाहिए। तो इसका अंदर ले आ रहे तो अपोज करेगा ना, अंदर आने का अपोज करेगा, अपोज करेगा अंदर आने का, मतलब उसको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुल मिला के अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और इसको मूव हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है मतलब अपने को हाथ को तो ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर है। और देखो, इसके ये जो अपने पास लूप का एक साइड है, उसी के अलोंग अपने फिंगर को रखेंगे, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है अपने पास। तो फोर्स का डायरेक्शन ये मिल गया अपने को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मिल गया, तो करंट यही डायरेक्शन में मिलेगा ना। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब नामकरण जो दिया हुआ बुक में वो है A B C D, तो हम इसी लूप पे रख के समझे हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा B C D A और B, क्योंकि क्लोज करना है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करेंगे समझ आएगा, बहुत टफ नहीं है ये सब भी। सेकंड केस क्या है अपने पास, सेकंड केस में ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को कुछ इस प्रकार से मूव किया जा रहा है। ठीक है, फिर से वही बात, यहाँ पे नामकरण क्या है A B C। अब देखो फिर से लेंज क्या कहेगा, जब इसको बाहर निकालेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, मतलब इसमें करंट आ रहा है, और बढ़े घटे कुछ भी हो करंट आ रहा होगा। ठीक है, अब करंट आ रहा है तो क्या होगा, विरोध करेगा। विरोध करने के लिए मतलब क्या है, इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं तो ये क्या विरोध करेगा, अंदर की तरफ आना चाहेगा। और जब अंदर की तरफ आना चाहेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो सकता है इसका डायरेक्शन। तो बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ आना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ही हो गया, यही है ना, समझ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा ही हो गया। अब अपने को देखना है फोर्स किधर लगना चाहिए। तो फोर्स अगर इधर लगेगा, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा जा रहा है, देखो करंट कुछ ऐसा जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है अपने पास, तो अगर हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग, फोर्स का डायरेक्शन ये, तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो मतलब B A ऐसे करके जाएगा, क्योंकि हम इसी लाइन से समझ, कोई भी लाइन पे रख सकते हैं, वो तुम लोगों के हाथ में है। लेकिन फोर्स जिधर सिंपल मिलेगा उधर हम लोग लेके करेंगे। तो क्या मिलेगा इधर, B A C B मिलेगा। ठीक, कोई समस्या है, किसी की शेरवानी में कोई परेशानी तो नहीं होगा।
थर्ड वाला इरेगुलर शेप का लूप है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे नामकरण ए, इधर इसको खींच के ले जा रहे हैं डी, इधर है सी और इधर है अपने पास बी। तो हम क्या सोचे, जब इधर लेके जा रहे हैं तो उसके अपोजिट हम फोर्स लगाएंगे, तो अपोजिट मतलब ये हो जाएगा, मतलब अपोज करना है तो इसको अपोज करने के लिए हमको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर इसको हम स्ट्रेट लूप्स लेके समझें कि ये एक स्ट्रेट लूप है, इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन उधर है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ हाथ को घुमा के ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम रख नहीं पा रहे क्योंकि हाथ घुमा नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में तुम लोग, ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक, मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, क्या होना चाहिए करंट का डायरेक्शन उधर से। अब करंट का डायरेक्शन उधर से होगा तो कहने का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बी से अगर स्टार्ट करें तो बी सी डी ए बी, कुछ ये हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि ये समझ आया होगा तुम लोगों को। ठीक, बस ऐसे ही करना है और कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है 6.5, तो देवी और सजना आपके स्क्रीन के ऊपर 6.5 कुछ इस प्रकार है। कह रहे क्या, क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड, कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जो समझे हैं, जो पढ़े हैं उसको बना लेते हैं। कह रहे 6.5 है, इसमें ए नंबर कह रहा है कि क्लोज लूप है, क्लोज लूप ले लिए। इसको कह रहा है कि इसको रोक के रखें मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ साउथ पोल, मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, इतना तो मालूम ही अब तुम लोगों को। और एक क्लोज लूप को यहाँ पे होल्ड करके रखा। कह रहा है कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें करंट आएगा, तो जो ऐसा उम्मीद कर रहा है करंट आएगा वो गेंदा भैया है, वो भावनाओं में बह गया। भाई करंट तब आता है जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में चेंज है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में उसमें चेंज है तब। यहाँ कोई चेंज आ रहा है क्या फ्लक्स में? फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। फ्लक्स में जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे कोई करंट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा इस वजह से। अब बी नंबर कह रहा है क्या, क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्लोज लूप है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन इट इज होली इनसाइड। मतलब कह रहा है कि जब इसको हम पूरे तरीके से अंदर ले लेंगे इस लूप को, पॉजिटिव पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कह रहे कि जब इसको पूरे तरीके से अंदर रखेंगे और जब इसको पार्शियली रखेंगे, पार्शियली कहने मान लो एक केस ये ले लो, एक केस ये ले लो, दो केस हो गया अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव। तो प्लेट्स है, एक बार लूप को अंदर रखे हुए हैं, एक बार लूप को पार्शियली रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि दोनों केस में और नॉर्मल है तो कह रहा है कि इसमें करंट जनरेट होगा। तो अभी हम लोग फ्लक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ पढ़े नहीं है, मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होने वाला। तो फिलहाल यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल देंगे कि कोई करंट नहीं इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ये हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ले आते हैं तो किसी क्लोज लूप में अपने पास इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, इसी वजह से इसको भी यहाँ क्या बोल देंगे, नो करंट। अब चलते हैं सी नंबर। क्या है कि रेक्टेंगुलर लूप एंड क्लोज लूप आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, फिगर बना हुआ है, टू अ फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, मतलब दो चीज़ है अपने पास, एक है अपने पास रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा और एक है अपने पास सर्कुलर लूप। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लूप को यूनिफॉर्म मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेट, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन से इसको बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकालने का जो वेलोसिटी है वो कितना है, v वेलोसिटी से इसको बाहर निकाला जा रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो जब इसको v वेलोसिटी से बाहर निकाला जा रहा है दोनों को, अरे यार, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट, मतलब क्या है जब बाहर निकालेंगे तो ईएमएफ कांस्टेंट किस में होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल क्या है, बी ए कॉस थीटा। बी तो यूनिफॉर्म है और ए एरिया ऑफ द लूप होता है, मतलब एरिया ऑफ द फिगर जो भी हम लोग ले रहे हैं उसके बारे में बात करें। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, और एक और होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। फ्लक्स तो ये हो गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को भी ईएमएफ बोलते हैं। अगर हमको इसमें देखना है कि भाई किसमें ईएमएफ जो है कांस्टेंट रहेगा, तो ये जिस तरीके से अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज करेंगे फ्लक्स का, अगर वो कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक सिचुएशन आएगा कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रेट होगा, मतलब जिस हिसाब से हम इसको बाहर निकालेंगे, जैसे मान लो अगर इसको हम बोल दे पूरा एरिया इसका 10 मीटर स्क्वायर है, ये वाले एरिया को हम बोल दे 1 मीटर स्क्वायर, इस वाले को बोल दे 1 मीटर स्क्वायर, इस वाले को बोल दे 1 मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल वाला है उसमें हर एक सेकेंड में हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया को बाहर निकाल रहे हैं।
और ये यूनिफॉर्म रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो एरिया का चेंज है वो यूनिफॉर्म हो गया। तो यहाँ जो मैग्नेटिक मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा वो कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि एरिया हम लोग इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज ले आ रहे हैं। लेकिन यही बात अगर सर्कल के लिए कर लेंगे, ये एक पर्टिकुलर एरिया लेंगे तो पर्टिकुलर एरिया इंक्रीज़ करता जा रहा है, फिर उसका डिक्रीज़ करता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एरिया का चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब हर एक सेकंड में एरिया का जो चेंज देखेंगे वो अलग अलग एरिया निकलेगा हर एक सेकंड में। इसी वजह से यहाँ पे जो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एरिया में हर एक इंटरवल के एरिया में हम लोग सेम चेंज ले आ रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे 6.5 भी कंप्लीट हो गया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, और इसका इसमें डी भी है क्या? हाँ, डी भी है इसमें। तो डी वाला फिगर देख लो तुम लोग, यही फिगर है। बना देते हैं हम फिलहाल फटाक से, क्योंकि हम नहीं चाहते यार बहुत लंबा वीडियो बन जाए। लंबा वीडियो बनता है तो हमको भी टेंशन हो जाता है अपलोडिंग के लिए। तो है अपने पास डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है कि एक अपने पास क्लोज लूप है, एक ए है एक बी है, और दोनों तरफ मैग्नेट है। यहाँ भी मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इसको ऐसे पास लेके जा रहे हैं। यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, इसको भी पास लेके जा रहे हैं। कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसका पोलैरिटी, मतलब कुल मिला के अपने को साइन बताना है, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो कह रहा है ए के ऊपर कौन सा साइन होगा, बी के ऊपर कौन सा साइन होगा। तो देखो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बोलता है कि जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो उसका विरोध करता है। कहने का मतलब जब ये नॉर्थ पोल, हम पहले भी बताएं फिगर में, जब ये नॉर्थ पोल उसके पास जा रहा होगा तो इसके पास भी कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ पोल बनना चाहिए। और जब ये साउथ पोल जा रहा होगा तो इसके पास भी कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल बनना चाहिए। मतलब इस लूप में एट अ टाइम नॉर्थ और साउथ दोनों बनना चाहिए। तो नॉर्थ और साउथ दोनों बनाने के लिए अब यहाँ पे एक बात जान लो। जैसे मान लो ये अगर हम लोग ये वाला जाने राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में अगर हम लोग फिंगर वाला जब कर्ल करते हैं, अगर ये करंट के डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, ये याद रखना, अगर ये करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं हम लोग, जो करंट का डायरेक्शन दे रखा है, तो ये जो अपने पास थंब होता है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। अगर इस फिंगर को हम लोग कर्ल कर रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं तो जो थंब है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा मैग्नेट की तरह, और इसके अपोजिट अगर हम लोग नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा? साउथ। सेम कहानी अगर यहाँ पे बात कर लिए नॉर्थ है तो इस तरफ क्या बनना चाहिए? मतलब लूप के इस तरफ बनना चाहिए नॉर्थ, और जब इस तरफ नॉर्थ बनेगा तो लूप के उस तरफ साउथ ही बनेगा, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरा साउथ ही बनेगा। अब नॉर्थ और देखो, अभी हम क्या बोले, जब ऐसे कर्ल कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ये, तो अपने को करंट का डायरेक्शन पता चला। अगर हम ये बोल दें हमको ऊपर नॉर्थ बनाना है तो करंट का डायरेक्शन यही तो लेना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ, अगर अपने को नॉर्थ बनाना है तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा तो लेना पड़ेगा, ए से बी की तरफ। तो समझ आ रहा? अभी जैसे ये 3D फिगर होता है ना तो थोड़ा अच्छे से समझ आता है। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? जैसे मान लो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना है ऊपर की तरफ, जैसे ये है अपने पास सिचुएशन, ये है यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना, तो हम फिंगर कर्ल करें तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा जा रहा है बी से ए की तरफ। ठीक है, और बी से ए की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा कहीं ना कहीं ए से बी की तरफ मूव कर रहा होगा। इस लूप में अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन का मोशन ए से बी की तरफ होगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ जो पोलैरिटी आ जाएगा, पोलैरिटी क्या आ जाएगा? प्लस का। यहाँ पे जो पोलैरिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस का। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि 3D फिगर से समझते तो और भी बेहतर होता, लेकिन यहाँ पे हमको कॉपी बुक में ही समझाना पड़ रहा, 3D वाला काम नहीं हो सकता इसी वजह से। तो 6.5 पे रहने देते हैं। 23 मिनट का वीडियो बन गया, चलो करते हैं फिर आगे भी करते हैं। 6.6 भी कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। कोशिश आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं बनाएंगे, आधे घंटे से ज़्यादा में फिर मोबाइल का भी तबीयत ख़राब होने लगता है, मेरा भी होने लगता है, और डेटा का भी होने लगता है, सबका तबीयत बिगड़ने लगता है। तो किसी का भी तबीयत ख़राब नहीं करना है, अच्छे से हंसी खुशी पढ़ते हुए सीखना है अपने को, बिना तबीयत ख़राब किए हुए। तो अगला क्वेश्चन है 6.6, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, दिख रहा है। हाँ, तो फिगर भी बना लेते हैं पढ़ते पढ़ते, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी कुछ कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते, कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो मिल ही जाएंगे चलते चलते। कह रहा क्या? मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 550 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मतलब अच्छा, एक रॉड है, इस फिगर समझो, एक रॉड है मेटेलिक रॉड जिसका लेंथ है अपने पास 1 मीटर, इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से। मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया अपने को, कितना दे दिया? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, विथ वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर। अच्छा, एक एंड को सेंटर पे बांध दिए हैं, ये फिक्स हो गया। एंड द आउटर एंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, और इसको जैसे एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग में भी रखा गया है। मतलब यहाँ एक सर्कुलर मेटेलिक रिंग है, इसके सेंटर पे हम लोग रॉड को फिक्स किए हैं, और जो आउटर एंड है उसके सर्कमफेरेंस पे है। अब आउटर एंड और मेटेलिक रिंग का रेडियस तो फिर 1 ही मीटर हो जाएगा, ये रेडियस 1 मीटर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं इसमें।
about an axis passing through the center perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. फिगर भी बना हुआ 6.1. क्यों इतना मेहनत करें, फिगर देख लेते हैं हम लोग. तो फिगर कुछ इस प्रकार है अपने पास. ठीक है, हम फिगर बना देते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए. वहाँ तुम लोगों को भारी भरकम लग रहा होगा. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ इस प्रकार है. तो इस प्रकार कहने का मतलब किधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ. अब तो इतना पता चल गया, कुछ आए ना आए इतना तो पता चल गया. क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ. चलो ये कुछ हो गया, बस बना ली फटाक से. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसको हम लोग इनिशियली अब मान लो यहाँ पे मान लेते हैं और इसको हम लोग घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, एक इस एंगल से रोटेट कर जाएगा थीटा एंगल से. लंबाई इसका मालूम है अपने को 1 मीटर मालूम है. और इसमें निकालना क्या था, पढ़ ले एक बार. हम क्या निकालना है, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग. अपने को ईएमएफ निकालना है. ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहने का मतलब फ्लक्स माइनस फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल अपॉन में टाइम. अगर फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, इनिशियल फ्लक्स स्टार्टिंग में इसी पोजीशन पे था, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0. फाइनल फ्लक्स हम लोग क्या ले लेंगे, तो बी ए कॉस थीटा, ये तो होता है अपॉन में टाइम कितना दे रखा था, कितने देर में घुमा दे रहे हैं उसका हम लोग. तो टाइम नहीं दे रखा है. क्या क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखा है 1 मीटर का. पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 टेस्ला. बी दे रखा है 1 टेस्ला का. ठीक है, तो और टाइम टी को अगर रिलेट करना चाहें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है क्या, कुछ ऐसा होता है अपने पास. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, नहीं ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है मेरे हिसाब से. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. और यहाँ पे ओमेगा अगर बोल देंगे तो 2 पाई एफ हो जाएगा. ठीक है, और टाइम पीरियड अगर निकालना हो अपने को, तो टाइम पीरियड के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, एक और रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा करके कुछ होता है अपने पास. ये सब रिलेशन याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब काम का रिलेशन है. और अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे तो क्या क्या मिलने वाला अपने को, बी ए कॉस थीटा अपॉन में टाइम. एरिया तो मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, एरिया निकल आएगा. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का. तो यहाँ पे अगर लिख दें ए कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर साथ में कॉस थीटा अपॉन में टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा ऊपर आ जाएगा. फिर आगे बात कर लें और क्या क्या मिलेगा अपने को, पाई से पाई को मार दिया जाए, यहाँ हो जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2. और थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 0 डिग्री. ठीक, क्योंकि 0 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पे ले आ दे रहे हैं, तो चेंज ऑफ एंगल हम लोग 0 ले लेंगे. तो बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2, बी अपने पास है. ठीक है, ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई एफ से, लिख देते हैं बी 2 पाई एफ आर स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 को भी मार दो, बी पाई एफ आर स्क्वायर दिख रहा है वो इतना, बी पाई एफ. तो देखो अभी हम वैल्यू पुट नहीं किए. जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, पहले जो भी अपने पास है उसको सॉल्व कर लें, लास्ट में वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. तो ये सॉल्व कर लिए, अपने पास एक आ गया कि अगर ईएमएफ निकालना है किसी, एक तरह से ये भी एक फार्मूला हो गया, लेकिन याद नहीं करना. अगर ये निकालना चाह रहे तो याद नहीं करना, फार्मूला ये हो गया. क्योंकि इस मेटेलिक रॉड को अगर हम रोटेट करेंगे फिर एक तरफ फिक्स करके एक तरफ मेटेलिक रिंग रख के, तो एक चक्कर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके पास वही हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग करते हैं 6.7 वाला. ये तो था 6.6, अब हम लोग करते हैं 6.7. उम्मीद करेंगे समझ आया है. थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं, हमको पता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो बन जाए. और हम ये भी चाहते हैं कि तुम लोग इस वीडियो को देखो ही मत. हम तो चाहते हैं तुम लोग न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस किया करो. जब नहीं आए तब यहाँ किसी भी वीडियो को देखो, मेरे या किसी को मर्जी उसको देखो, लेकिन पहले खुद से क्या करो तभी सीख पाएगा. हम दिखा नहीं रहे हैं 6.7 वाला, सीधे पढ़ रहे हैं. कह रहे हैं कि व्हील है जिसमें 10 मेटेलिक स्पोक लगा हुआ है, 10 मेटेलिक स्पोक लगा हुआ है. ईच कह रहा है इतना मीटर लॉन्ग है, रोटेटेड विद स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया, तो 120 60, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा. ये आ गया फ्रीक्वेंसी अपने पास. ठीक, बाकी लेंथ दिया हुआ अपने को, मतलब आर दिया हुआ अपने को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ अपने को, गॉस, तो उसको टेस्ला में बदलना पड़ेगा. तो बी आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. बी इतना दिया हुआ. तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील. तो ईएमएफ निकालना. देखो फिर से वही बात, ये स्पोक है अपने पास कुछ ऐसा,
10 मेटेलिक स्पोक होगा, फिलहाल 10 नहीं दिख रहा है, 10 मेटेलिक स्पोक होगा कह रहा, और हर एक का लंबाई है 0.5 मीटर लॉन्ग। अगर 0.5 मीटर लॉन्ग है मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 0.5 होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। एक्सेल और रिम के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी पिछला क्वेश्चन भी तो ये देखें, इन दोनों के बीच में ईएमएफ मतलब एक्सेल और रिम। अब पिछला भी तो वही देखे, सेंटर और मेटेलिक रिंग। तो पिछला वाला जो था वही तो यहाँ पे भी लगाना है। कुल मिला के अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में बात कर लें तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे सारा वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। अब सारा वैल्यू में क्या क्या रखना है तो वो तो तुम लोग जानेगा। अब तुम लोग जानो, तुम लोग सॉल्व करो, हमको कुछ नहीं पता यहाँ के बाद से सॉल्व तुम लोग करेगा। देखो ये सीख गए तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हो गया। और हम बोले ना ये भी एक फॉर्मूला है, एक सब एक फॉर्मूले की तरह काम करे, ये भी रख सकते हैं हम लोग। तो समझदारी तुम लोग के ऊपर है क्या करना चाहता है। अब जैसे मर्जी वैसे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, वैल्यू तुम लोग को पुट करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6.8 वाला। देख रहे हैं यार और कितना क्वेश्चन है, बहुत टेंशन हो रहा हमको। ये लास्ट क्वेश्चन है, 6.8 लास्ट क्वेश्चन है, और 6.8 के बाद एग्जाम्पल्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो 6.8 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है, तुम लोग बुक में क्वेश्चन पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। वैसे दिखा देते हैं तुम लोग का। क्वेश्चन ये है मेरा, 6.8 क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हम पढ़ के तुम लोगों को बता दे रहे हैं, बाकी उसका सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं। तो अब देखो एक और बात, जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो नोट्स जो है सामने रखा करो ताकि फार्मूला वार्मूला देख सके, टॉपिक देख सके, किस टॉपिक से रिलेटेड है। पहले तो टॉपिक ही डिसाइड करो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके बाद फार्मूला देखा करो, उसके बाद सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन ये है कि फिगर बना हुआ है, एक आर्म है, तो ये मोशनल ईएमएफ पे है। कुछ याद होगा हम लोग ऐसा डेरिवेशन किए थे, एक रेक्टेंगुलर लूप लिए थे, यहाँ पे मोशनल रॉड था, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे, वी वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, इसका लेंथ एल ले रहे थे, ये एक्स डिस्टेंस पे आया था मूव करा के, कुछ याद आ रहा हल्का फुल्का। तो ये ऐसे याद आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये जो वेलोसिटी वी इधर ली है, ये पर वी वेलोसिटी इस तरफ है, और कह रहा है कि कुछ दूर तक तो ईएमएफ है, मतलब फिगर बनाते हैं सुंदर सा। ये रॉड हो गया, इसका वेलोसिटी भी इधर हो गया, और यहाँ ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, ये कुछ दूर तक है, मतलब पूरे रेक्टेंगुलर लूप के लिए नहीं है। और इस रॉड को यहाँ पे ले आया जरा, ये है पोजीशन x इज इक्वल्स टू बी, ये है पोजीशन x इज इक्वल्स टू बी, ये है पोजीशन x इज इक्वल्स टू 0। नामकरण है इसका PQRS, ये जो लूप है अपने पास इसका नामकरण है PQRS, और इसको v वेलोसिटी से इधर लेके जा रहे हैं। अब कह रहा है कि अपने को क्या क्या बताना है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द प्लेन एक्सटेंडेड फ्रॉम इतना टू इतना, ओनली द आर्म PQ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपने को बोल रहा है इसके लिए ऑब्टेन करना एक्सप्रेशन किस चीज़ के लिए, फ्लक्स के लिए, ईएमएफ के लिए, ठीक है, द फोर्स के लिए नेसेसरी टू, और क्या बोलते हैं हम, एंड द पावर डेसिपेटेड, मतलब ये कुछ अपने को बताना है। उसके बाद बोल रहे स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद डिस्टेंस, मतलब इनका ग्राफ भी बनाना है। तो अगर तुम लोग को याद हो तो इस सारे का डेरिवेशन हम लोग किए थे, और डेरिवेशन जब किए थे तो यहाँ पे जो आया था फ्लक्स का फॉर्मूला आया था BA आया था, ठीक है। EMF का फॉर्मूला आया था -d∅/dt। F का फॉर्मूला था, F का भी फॉर्मूला कुछ तो आया ही था यार, I sin थीटा से आया था, B² L² V अपॉन में। अब यहाँ पे माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ हो सकता है, मतलब फ़िलहाल, ठीक है। और माइनस प्लस का क्यों गड़बड़ होगा बताएंगे हम, I²। जैसे देखो पिछले हम लोग जो डेरिवेशन किए तो उसमें हम लोग v वेलोसिटी को इधर लेके जा रहे थे, इसलिए माइनस आ रहा था, मतलब वेलोसिटी को माइनस ले रहे थे। लेकिन इस बार वेलोसिटी इस तरफ है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, वेलोसिटी का वैल्यू प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को प्लस लेना पड़ेगा। तो साइन का टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल अपने को समझना है। फ्लक्स का फॉर्मूला B है। तो दो सिचुएशन होगा अपने पास, जब एक बार एरिया ये रहेगा और एक बार एरिया पूरा रहेगा। तो जब एरिया ये रहेगा तो जब फ्लक्स रहेगा, मतलब जब डिस्टेंस है x को हम लोग ले रहे हैं 0 to b, जो x का डिस्टेंस है 0 to b है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा BLX। एरिया लेना है तो LX तक ही रहेगा अपने पास, मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा फ्लक्स वैसे वैसे मिलेगा अपने को। और जब एट x ग्रेटर देन हम लोग b ले लेंगे, मतलब b के बाद और 2b के पहले तक ले लेंगे हम लोग, तो उस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा बिटवीन b to 2b ले लेंगे हम लोग, तो उस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा, दिख रहा है यार कि बस हम लिखे जा रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगा फ्लक्स अपने पास BLB, जैसे जैसे b का वैल्यू चेंज होगा। वैसे अगर EMF के बारे में बात कर ले हम लोग, तो EMF क्या हो जाएगा, पहले केस में हो जाएगा -BLB, हम लोग का लेकिन आया था EMF BLB, हम लोग जो डिराइव किए थे उसमें आया था VLB, क्योंकि V का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव खेल वही हम बोले हैं।
और उसके बाद जो आ जाएगा ये आएगा किसके लिए, इस डिस्टेंस के लिए। इस डिस्टेंस के लिए निकाल जाएंगे तो ईएमएफ आ जाएगा 0, क्योंकि कोई फ्लक्स ही नहीं है अपने पास, तो ईएमएफ आ जाएगा 0। सेम कहानी फोर्स के लिए जाएंगे, तो जब फोर्स इस वाले वैल्यू के लिए ईएमएफ अपने पास कुछ रहेगा तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा V²L² V/R। लेकिन जब इस वाले ईएमएफ के लिए निकालने जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 0। सेम कहानी P अगर निकालने जाएंगे तो P इस वाले के लिए, मतलब जहाँ पे अपने पास ईएमएफ कुछ रहेगा उस वाले के लिए P का फॉर्मूला ये हो जाएगा जो हम लोग निकाले भी थे, और उसके बाद P का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इस रॉड को इस तरफ लेके गए हैं यहाँ, फिर वापस यहाँ लेके आए हैं। मतलब क्या हुआ है कि उस डायरेक्शन में भी गया है, एंड पे पहुँचा है, फिर वापस इस डायरेक्शन में आए, कुछ ऐसा हुआ अपने पास। तो हम लोग क्या कर लें, हम लोग कर लेते हैं एक ग्राफ बनाने वाला काम। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स का ग्राफ, फिर उसके बाद ईएमएफ का ग्राफ, फिर उसके बाद फोर्स का ग्राफ, उसके बाद पावर का ग्राफ। तो फ्लक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ये ईएमएफ का ग्राफ हो जाएगा, ये फोर्स का हो जाएगा, ये पावर का हो जाएगा। थोड़ा छोटा हो गया, इधर से बड़ा हो गया। तो चलो ऊपर कर लेते हैं, दिखाई देगा। और ये क्वांटिटी के साथ बनाएंगे तभी समझ आएगा। फ्लक्स अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टार्टिंग में फ्लक्स जैसे जैसे एक्सो को बढ़ेगा, स्टार्टिंग में जब हम उधर लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे मतलब इस डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। उसके बाद फ्लक्स ख़त्म, कोई फ्लक्स नहीं है, तो उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट। उसके बाद फिर जब अंदर की तरफ लाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, तो फ्लक्स घटेगा मतलब कुछ ऐसा होगा। तो फ्लक्स का अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा होगा। सेम कहानी अगर ईएमएफ का बताएं तो ईएमएफ के लिए कैसा बनने लगेगा, तो ईएमएफ स्टार्टिंग में माइनस में रहेगा, तो माइनस से स्टार्ट करेगा, और माइनस का कौन सा वैल्यू VL B से स्टार्ट करेगा, और कांस्टेंट रहेगा। एक हद के बाद वो अचानक 0 हो जाएगा। वो हद क्या है, मतलब जब बाहर चला जाएगा, फिर वो कांस्टेंट बना रहेगा बाहर बनने के बाद। फिर जब उसको अंदर की तरफ लेंगे, जैसे देखो यहाँ था, हम इधर लेके जा रहे थे तो नेगेटिव में था, मतलब इसको इधर लेके जाए तो नेगेटिव, फिर 0 होगा, फिर 0 0 0 कांस्टेंट रहेगा। फिर जैसे ले आएंगे अंदर की तरफ तो फिर एक वैल्यू मिलेगा, अब में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। वो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, VLB हो जाएगा। अब वो पॉजिटिव वैल्यू कुछ एंड तक बना रहेगा। ये अपने को मिल जाएगा किसके लिए, ईएमएफ के लिए। सेम कहानी फोर्स का भी होगा कि फोर्स भी उसी तरीके से मिलना है अपने को। स्टार्टिंग में फोर्स नेगेटिव रहेगा, फिर कांस्टेंट बना रहेगा, फिर अपने को पॉजिटिव मिलेगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा BL² V/R नेगेटिव का। सेम पावर के लिए बात करें तो पावर नेगेटिव नहीं होगा, पावर पॉजिटिव ही होगा। और स्टार्टिंग में पावर कुछ ऐसा होगा, फिर कांस्टेंट बनेगा, फिर से पावर कुछ अचानक बढ़ के कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पावर नेगेटिव नहीं होना, पावर पॉजिटिव होना है, लेकिन बीच में कांस्टेंट वाला हिस्सा बनेगा। जब मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के बाहर रहेगा तो कांस्टेंट वाला हिस्सा बना रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि समझ आया होगा, और ये थोड़ा जल्दी बताए हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचा है, लेकिन वो क्वेश्चन तुम लोग करेगा। वैसे वीडियो 37 मिनट का हो गया, टारगेट से बहुत ज़्यादा हो गया। हम उम्मीद करेंगे तुम लोगों को समझ आया होगा, तुम लोग अपना ख्याल रख रहा होगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई करोगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और NCERT एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।